लेकर आएंगे, जोरदार तालियां। ये गुड़ और रोस्टेड मूंगफली है। गुड़ और इंग्लिश भी है, रोस्टेड मूंगफली भी है, गुड़ भी है। थैंक यू सो मच कोमल, थैंक यू। आप इनको दे दीजिए। हाँ जी, तैयार हैं? 5 इनाम वाला सवाल है। तुम बड़ा खुश दिख रहे हो गुरु। Until the lions have their own historians, the history of the hunt will always glorify the hunter. ये लोकोक्ति नाइजीरिया के किस साहित्यकार के साथ जुड़ी हुई है? Nobody? Don't disappoint me, guys. बोलिए बोलिए। चिनुआ जी में बिल्कुल सही जवाब है। इनको 5 दे दो और ये आगे 2 दाएं बाएं, एक पीछे एक आगे। फोटो भी खिंचवानी है, वो तो 8 बजे खींचेगी। तब तक कुर्सी संभाल के और टोपी संभाल के बैठो। 5 दीजिए। 5 बोला ना मैंने, उनके दाएं उनके बाएं, एक पीछे एक आगे, एक पीछे भी। हाँ तो भाई आज मुफ्त में लॉटरी लग गई है। गजोदर भैया का किरदार आप लोग जानते हैं? कौन थे? राजू श्रीवास्तव। किस शहर के रहने वाले थे? अगर इस पे इनाम बांटने पे उतरा ना तो पूरा इनाम खाली हो जाएगा। आपको बताना है, राजू श्रीवास्तव जी मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन, गजोदर भैया का किरदार करते थे, कानपुर के रहने वाले थे। वो सबसे पहले राजश्री प्रोडक्शन की किस फिल्म में नजर आए थे? बॉम्बे टू गोवा गलत जवाब है। मैंने प्यार किया बिल्कुल सही जवाब है। सर आपने लेट दिया था। हाँ क्या ऐसे थोड़ी होता, एक और दे दो। ये बोले एक और दे दो। अरे 5 तो चिनुआ चीबे के लिए था। अच्छा ये सवाल बहुत सिंपल है, बहुत सारे लोग जवाब देंगे। जितने लोग जवाब देंगे ज्यादा से ज्यादा इनाम बांटे जाएंगे। रेडी हैं? चर्चित जासूसी चरित्र ब्योमकेश बख्शी किस लेखक की कृति है? बोलिए बोलिए। गलत है, गलत है। जोर से बोलो। शरदेंदु बंदोपाध्याय बिल्कुल सही जवाब है। तीसरी कसम राज कपूर की फिल्म, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। यह फिल्म फणीश्वर नाथ रेणु की एक कहानी पर आधारित है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। आपको बताना है फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम पर बनी राज कपूर और वहीदा रहमान की फिल्म तीसरी कसम के डायरेक्टर कौन है? बिल्कुल सही जवाब है शैलेंद्र। हाँ बुला के ले आओ शुरू करो, बिकॉज आई हैव टू लीव फॉर दैट सेशन। हाँ क्या आप लोग साउंड आ रहा? क्या आप लोग अवध ओझा का इंतजार कर रहे हैं? पीछे से कम आवाज आ रही है। हमसे हमारी मार्केटिंग टीम के लोगों ने कहा है, देखिए मैं आज्ञाकारी किस्म का बालक हूं, मेरी माँ मेरी पत्नी सब यही कहती हैं। हमसे हमारी मार्केटिंग टीम के लोगों ने कहा है कि आप यहाँ मंच पर आने वाले लोगों के लिए नारे लगवाते हैं,
प्रहलाद चा के लिए नारे लगवाते हैं, कुमार विश्वास भाई के लिए नारे लगवाते हैं, आप लल्लन टॉप के लिए नारे नहीं लगवाते हैं। तो हमने कहा भैया बता दो, हम जनता से रिक्वेस्ट कर लेंगे, उनका मन होगा तो नारे लगा देंगे लल्लन टॉप के लिए। इनको रीलें बनानी है। किसको रीलें बनानी है? सचिन जी आपको रीलें बनानी है क्या? अच्छा आपको बनानी है। तो हमने पूछा कि बता दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए इधर, फिर जरूरी ब्यौरे छूट जाएंगे। आने दीदी, आने दीजिए, ये वॉलंटियर जो हैं आने। देखिए जो आ रहा है उसको रोकिए मत, प्लीज। हाथ जोड़ के बुलाया है, ये यही आपकी शक्ति है। अरे सर रुक जाइए, मैं अनाउंस करूँ। आप सुपरस्टार हैं, 2 मिनट रुक जाइए। आइए आइए जी, फटाफट बैठिए। अरे मत रोकिए भाई, किसी को मत रोकिए, मत करिए ऐसा प्लीज। इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए। पहले आप बुलाते हो फिर बिठाते नहीं हो। गार्ड साहब किसी को मत रोकिए, प्लीज आगे आने दीजिए। ये लल्लन टॉप वालों का कमाल है, पहले कहते हैं अड्डे पर आओ, फिर कहते हैं खड़े रहो। आराम आराम दीदी, आराम आराम से, आराम आराम, प्यार से प्यार से प्यार से। इजी 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 इजी। आज तुम लोगों को पता चलेगा इश्तिहार देख के जो सनस्क्रीन खरीदी है वो कितनी इफेक्टिव है। तो मैं आप लोगों को कह रहा था अवध ओझा सर को मंच पर बुलाने से पहले कि मेरी मार्केटिंग टीम ने मुझे सख्त हिदायत दी है कि हमें लल्लन टॉप की ऑडियंस के सहयोग से एक रील बनवानी है जिससे ये पता चले कि आप सब लोग लल्लन टॉप को कितना प्यार करते हैं। प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? तो मैंने कहा कि मुझे मंच पर क्या बोलना होगा, तो उन्होंने कहा कि आप मंच पर बोलेंगे मेरी लाइफ और जनता बोलेगी लल्लन टॉप। और फिर दाएं से पूछा जाएगा तो वहां से भी आवाज आएगी लल्लन टॉप, आगे से भी आवाज आएगी, पीछे से आवाज आएगी, सबसे पीछे से आवाज आएगी, और फिर एक साथ आवाज आएगी। रिहर्सल हो गया, अब फाइनल टेक करते हैं। एक बच्चन अमिताभ तो तुम लोगों के अंदर भी है। और फिर जब मैं चुप हो जाऊंगा तब लगातार आवाज आनी चाहिए लल्लन टॉप, ठीक है? ऐसा मार्केटिंग टीम ने बोला है। शुरू किया जाए। मेरी लाइफ पीछे की तरफ से, आगे की तरफ से, बाईं तरफ से, दाईं तरफ से, बीच की रो से, पीछे की रो से, पूरे अड्डे से लल्लन टॉप। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं मेरे बड़े भाई, इतिहास को रोचक बनाने वाले, इतिहास के द्वंद्व को अपने ह्यूमर, अपनी जानकारी के दौरान सही ढंग से समझाने वाले, इतिहास के अंतर विरोधों के लिए हमारे अंदर दृष्टि पैदा करने वाले दृष्टा शिक्षक अवध ओझा। भैया में भैया, भैया में भैया, अबे मुन्ना नहीं अवध बोलना है। भैया में भैया, बस एक ही बार। ये मेरे सहयोगी याद रखें, जब भी मंच पर गेस्ट आए उनके बगल में हमेशा पानी की एक बोतल होनी चाहिए, और चूंकि बिस्लरी ने पैसा पूरा लिया है तो उनका रैपर हटा के रखना।
जल्दी चले आओ, लेट हो ओझा सर बहुत डांटते हैं क्लास में लेट आओ तो। थोड़ा साइड में भी खड़े हो सकते हैं, जिनको पीछे से नहीं दिख रहा है वो यहां मंच के किनारे से ज्यादा करीब से देख पाएंगे कि अवध ओझा सर ने लाल रंग का गमछा डाला है कि थोड़ा गुलाबी गमछा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया। अबे ये तो बाद में लगाया जाता है कम वक्तों, लाल फूल नीला फूल पे रहो। थोड़ा जोर से बोलना होगा, लाल फूल नीला फूल, लाल फूल नीला फूल। अभी गुड टू गो। अवध ओझा सर से बात करने के लिए सबसे पहले आपको आपस में बात करना बंद करना पड़ेगा। अच्छा ये, अरे भाई ये गड़बड़ मत करो जी। हेलो 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 आवाज, हेलो 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 हेलो। देखिए सारी व्यवस्था आपके लिए है। हमारे सिक्योरिटी वाले कहते हैं आगे लोगों को नहीं बिठाओ, भीड़ बढ़ जाएगी। सिक्योरिटी वालों के लिए आप भीड़ है, मेरे लिए आप लोग लल्लन टॉप परिवार हैं, इसलिए बिल्कुल आगे तक बिठाया है। लेकिन हमारी सुविधा दूसरे की असुविधा से शुरू नहीं हो सकती, इसलिए प्लीज थोड़ा सा पीछे हटिए। बिल्कुल सेशन स्टार्ट नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। ये आप लोगों का आयोजन है, अपने आयोजन में कोई रायता थोड़ी फैलाता है, बगल वाले के में फैलाता है। बगल वाले में भी नहीं फैलाना है, गंदी बात है। थोड़ा पीछे हो जाइए। कितना बढ़िया जैकेट पहन के आए तुम भरी दोपहरी में, थोड़ा पीछे हो जाओ, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए ये मैं आपको कल भी प्रॉमिस कर चुका हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं। अगले लल्लन टॉप अड्डे में इससे 2.5 गुना बड़ा पंडाल होगा। कितना बड़ा? 2.5 गुना। लेकिन इस अड्डे में तो आपको सहयोग करना है ना, ठीक है। अभी अवध ओझा सर, फिर आशीष सोलंकी, फिर जाकिर खान, रागीर, जय विजय सचान, रश्मीत कौर, इतने सारे लोग, आप प्यारे प्यारे लोग। एक सेकंड देखो बेटा, यहां तो खलीफा बनना नहीं है। काहे से घर हमारा बुंदेलखंड में है, चंबल के किनारे। सुन तो लो। अरे और अवध ओझा सर ने गुंडई करना नहीं सिखाया, वो करके छोड़ चुके हैं। अरे अबे गोली चलाने के बाद शिक्षक बन गए, तू बैठा रहे, नहीं तुझे पहले जमा कर लेंगे, ठीक है। अरे तसल्ली रखो, तसल्ली। इसीलिए मैं आगे नहीं बिठाता हूं, ठीक है। उत्पात नहीं मचाना है, हमने भी बहुत मचाया, ठीक है। बहुत सभ्यता से बैठना है। और अवध ओझा भी नहीं चाहेंगे कि वहां सुबह से शाम तक सिर्फ वही बोलें। आप सब लोगों को सुनिए, यही तो सीखा क्या है, सिर्फ गोली चलानी सीखी है। अरे बस इतना नहीं फैलना है बेटा कि हम ना समेट पाए, बस। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। सीट पीछे करनी है तो करवाओ ना, फिर क्या उनको क्या बोल रहे हो? देखो डांट सिर्फ तुम्हें नहीं पड़ती, हमारी टीम वालों को भी पड़ती है। पर आपका मार्कर तो वहां है। ये जो भाई साहब खड़े हैं ना बंदूक लिए, हाथ पकड़ो। ये बहुत बढ़िया फोटो खींचते, एकदम डीपी वाली। जैसे इनकी बंदूक तुम्हारी तरह घूमे, एकदम सीधे बैठ जाना। जिनकी पेट निकले हो वो सांस रोक लेना। जिनके चेहरे पर मांस ज्यादा भरा हो वो डबल चिन छिपाने के लिए थोड़ा सा ऊपर कर लेना और जुल्फें ठीक कर लेना, ठीक है। प्लीज सिट। अरे वाह, 70-200। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं अवध ओझा सर से बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी सिद्धांत मोहन को। उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए थोड़ी। हेलो, आवाज खोल दो यार, बढ़िया। अवध जी नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। कितने लोगों ने अवध जी वाला गेस्ट इन द न्यूज रूम का एपिसोड देखा? 4 बार। क्या करते हो दोस्त? अच्छा ठीक है, तो गेस्ट इन द न्यूज रूम में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, उन बातों पे भी बातचीत करेंगे। आप लोगों के सवाल होंगे, मेरे भी कुछ सवाल होंगे,
थोड़ा सा डेवलपमेंट भी है। जैसे सवाल ये भी होंगे कि लादेन के बारे में क्या बातचीत होती है। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा। हेलो। हाँ सर, थोड़ा शुरुआत से बताइए अपने बारे में, कैसे पढ़ाई, मतलब मैं दोबारा सुनूंगा इसको, न्यूज़ रूम वाले एपिसोड में मैंने सुना था सामने से शायद। नहीं, मैं एक बहुत ही सीधा सज्जन स्टूडेंट रहा। मेरे पिताजी पोस्ट मास्टर थे पोस्ट ऑफिस में, तो हमारा गोंडा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस कॉलोनी, तो हम उस पोस्ट ऑफिस कॉलोनी में रहते थे। और हमारे देश में, खासकर हमारे प्रदेश में, ये बात बहुत मायने रखती है कि आप किसके घर से हैं। कुछ चीज़ें मैंने अपनी जीवन में गौर की, उसमें से ये भी थी कि आपके टीचर भी इसका बड़ा वो रखते थे कि आपके पापा क्या करते हैं। से हमारे एक पीटीआई थे, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वो हमें क्रिकेट की टीम में कभी एक्स्ट्रा में रखते थे, एक्स्ट्रा में। तो मैं उनसे कहता था, सर कहीं तो खिलवा दो। अरे बैठो चुपचाप, तुम्हारे बाप कभी बॉल पकड़े? उस आदमी ने जिस दिन ये कहा ना कि तुम्हारे बाप कभी बॉल बैट पकड़े, हमने कहा बैट वैट तो ना पकड़े मास्टर, लेकिन उनका लड़का पकड़ा है। और आज शाम को बताएंगे बैट चलाया कैसे जाता है। हर आदमी की, जैसे अभी सौरभ भाई तुमसे कुछ बोल रहे थे, जब भी तुमसे कोई बड़ा बोले उसका सम्मान करो, उससे जबान मत लड़ाओ। लेकिन एक बात और याद रखो, अगर तुमसे कोई अपनी गरिमा के विपरीत बदतमीजी कर रहा है, गरिमा, ये शिक्षक की एक गरिमा है। शिक्षक तुमको धमकी नहीं दे सकता, भाई तुमने क्लास में बदतमीजी की, अब हम तुमसे ये नहीं कह सकते आओ बाहर, नहीं। वही मैं कह रहा हूं, अपनी भावना को हमेशा संयमित रखना चाहिए। लेकिन अब कोई शिशुपाल बन रहा है तो मारना तो पड़ेगा ही। भैया 80 गाली दे लो, 85 दे लो, नहीं मन तुम्हारा कर रहा 98 रुक जाओ, हम रोक रहे हैं, तुम रुक ही नहीं रहे हो। तुम कह रहे हो तुम्हारे बाप कभी बैट बॉल पकड़े? तो हमारे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने कहा यार ये मास्टरवा बहुत परेशान किए हैं। और मैच कानपुर में था। मजेदार बात ये थी, जिसको सौरभ ब्रह्मांड का केंद्र मानते हैं। सौरभ भाई उसको ब्रह्मांड का केंद्र। तो हमने कहा आज अगर ये ना खिलाई तो अब हम खेलब। तो कहें मास्टर एक काम करो भाई, हम कहीं ने कहा यूरिया का बोरा उड़ा है दो, और 3-4 बैट। उनको पता चल गया था बाद में कि सब कांड कौन किया है, लेकिन तो क्या हुआ जब पता चला? तब क्या हुआ? पता उनको ये थोड़ी पता था कि वो कहते थे मुझे पता है ये किसने किया। मैंने गुरु है हमारे सर, हम कैसे देखा सर, हमें शर्म आ रही कि आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे। फिर उन्होंने मुझे खिलाया मैच। ये तो बात की कहानी। पहले की कहानी ये है कि मैं अब चूंकि एक सामान्य घर से था, तो सामान्य घर में क्या होता है, हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग हमारे माँ बाप हमसे कहते हैं देखो बदमाशी न की हो, तो हर बाप विधायक नहीं है। तो हमने सोचा ये बात हमारे बच्चों को ना कहना पड़े कि तुम्हारा बाप विधायक नहीं है, करो बदमाशी जितना करना है। मेरी लड़की का एडमिशन हुआ अभी एक स्कूल में, तो वहाँ 60% से जिसका कम होता है उसको वो फॉरेन ट्रिप पे नहीं ले आते। हर साल ट्रिप पे ले आते हैं, एक नेशनल एक इंटरनेशनल। तो जिसका 60% से कम होता है वो उसको फॉरेन ट्रिप पे नहीं ले आते। तो कल हमसे बोली गई पापा हम इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। हम क्या क्यों? कहीं हमारा 60 कभी आएगा नहीं। हमने कहा चलो ठीक है, कॉपी चेंज करवा देंगे। अच्छा, आप यूपी बोर्ड से पढ़ेंगे सीबीएसई से? सीबीएसई से। सीबीएसई से। तो आदमी को एक अच्छा रहना चाहिए, अपना एक अच्छा आदर्श बनाना चाहिए।
और मेरे ख्याल से आज का जो समय है उसमें कृष्ण से अच्छा आदर्श कोई नहीं। कोई तुमको इतना प्यार करे उसको इतना करो, कोई तुमको इतना सम्मान दे उसको असीमित दो। तुम अगर कृष्ण का कैरेक्टर देखो तो वो आज के समय का सबसे अच्छे कैरेक्टर है। वो हर सवाल का जवाब उनके पास है। लेकिन और अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, मजबूत, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, कि जैसे आज तुम यहां खड़े सुन रहे हो, बैठे सुन रहे हो, कल तुमको भी लोग सुने। हम भी कभी वहीं बैठे रहे होंगे, हम भी लोगों से मिलने गए होंगे। तो अब ये जो शक्ति की अवधारणा है ना, इसको अपने दिल में बिठाओ और उस पर काम करो। जैसे किसी ने अभी कहा मैंने 4 बार मेरा एपिसोड देखा, अच्छा किया, 4 बार देखा, उससे सीखा क्या तुमने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। जैसे मैंने पढ़ाई की तो पढ़ाई की, मैंने पढ़ाई, ऐसे तुम भी करो। और दुनिया में किसी को नाज हो ना हो, तुम्हारे माँ बाप को तुम पे नाज होना चाहिए। मतलब मैं समझता था कि इतना स्वच्छंद होना यूपी बोर्ड में ही होता है, लेकिन आपने सीबीएसई वालों के लिए मेरी जो अवधारणा थी उसको तोड़ा है। अच्छा, कितना व्यस्त रहते थे क्लासरूम के बाहर आप जब स्कूल में थे? मतलब दोस्तों के साथ अड़ी पे, यार लौंडे बुलाने पड़ेंगे, उस वाले मोड में कितना रहे आप? नहीं, मेरी अटेंडेंस 39% थी सिर्फ। तो मेरा फादर प्रिंसिपल थे मिस्टर गोवियस, अब तो वो रहे नहीं। क्लास 12th में तो वो आए क्लास में, बोले मिस्टर ओझा गेट अप। हाँ जी सर। बोले यू विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन बोर्ड एग्जामिनेशन। बोले तुमको बोर्ड की परीक्षा नहीं देने दी जाएगी। मैंने कहा गुरुजी बहुत अच्छा है, फेल हो जाते बेइज्जती होती, तो हम कम से कम बहाना तो बनाएंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन। फिर मैंने कहा गुरुजी एक बात और सुन लो, यूपी बोर्ड से भी भरे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। मैंने कहा सर ये आप थोड़ी डिसाइड करोगे, ये तो वो करेगा। अगर स्कूल सब कुछ डिसाइड करता तो लालू जी, मुलायम सिंह यादव जी, नरेंद्र मोदी जी पता नहीं किस स्कूल से पढ़े हैं, देश के सर्वोच्चतम सत्ता में है, ये तो कोई और ही डिसाइड करेगा ना। खैर बाय द वे 39% से आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैं कितना स्कूल रहता रहूंगा। लेकिन एक घटना और घटी, अटेंडेंस रजिस्टर ही गायब हो गया। उसका भी पता नहीं चल पाया वो किसने किया। हाँ, उसका पता नहीं चल पाया, मैंने बहुत बाद में जाके गिफ्ट किया उनको। क्योंकि उनको पता नहीं था। लेकिन एक बात याद रखो, जिससे भी सीखो उससे उसकी पॉजिटिव बातें सीखो। ये मैं इसलिए तुम्हें सुनाता हूं कि तुम लोगों में से बहुत लोग मेरे पास आते हो, कहते हो हमने कभी पढ़ाई नहीं की। अच्छा किया, अब समय है पढ़ने का ना, हर चीज समय पे करनी चाहिए। नर्सरी में टॉप करके क्या बिगाड़ लेते लाइफ में, अब टॉप करो ना आईएएस में। अब सही समय है तुम्हें टॉप करने का, अब सही समय है तुम्हें रैंक लाने का। ये मेरी बात सुनो, अगर तुम नर्सरी में नहीं टॉप किए कोई बात नहीं, क्या मिलता? नर्सरी में टॉप कर लेते क्या मिलता? एक पेन बॉक्स मिलता। स्कूल वाले यही तो देते थे, पेंसिल का एक बॉक्स देते थे, बड़ा फीलिंग होता था नोबेल प्राइज जैसी कोई चीज मिल रही। अब लाओ ना फर्स्ट रैंक, अब सही समय है फर्स्ट रैंक लाने का, अब सही समय है टॉप करने का। इस समय को इस्तेमाल करो, अपनी यूथ को इस्तेमाल करो। अच्छा अवध सर, ये एक मेरी जिज्ञासा भी थी कि घरों में नंबरों का बड़ा दबाव है। आप नर्सरी में ख़राब नंबर ला रहे हो, कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 तक ख़राब नंबर ला रहे हो, और आप एक ब्रांड बन रहे हो। फिर अपने घर में ही आपकी एक ब्रांडिंग हो रही है कि आप एक सफल स्टूडेंट नहीं हो, और आखिर में आपको गल्ले पे बैठना पड़ेगा पापा के, या ठेका उठाना पड़ेगा पीडब्ल्यूडी का अगर इलाके का माफिया उठाने दे तो, या रेलवे का ठेका उठाना पड़ेगा अगर उधर के विधायक इन्वॉल्व ना हो तो। काम अपने मन का जो करना चाह रहे थे, जो तुम बचपन में सपना देखे थे, जो मम्मी पापा से हंस के कहते थे कि डॉक्टर बनेंगे, पायलट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, एस्ट्रोनॉट बनेंगे, वो
ईंट और गिट्टी के भाव में दब जा रहा है? नहीं, मुझे एक उम्र के बाद ही पता चलता है कि जीवन में गोल किसे कहते हैं। नर्सरी में किसी को नहीं पता होता। हमारे पेरेंट्स बहुत सारे बेचारे नहीं जान पाते, मैं उनको दोष नहीं देता, क्योंकि समाज एक रास्ते पे चलता है। या तुम अपने में देखो, आपस में देखो, अगर तुम्हारे में से किसी का एसएससी में सिलेक्शन हो गया, बैंक में हो गया, तो तुम्हारे माता पिता कितने प्रेशर में आते हैं, देखो तुम्हारे लड़के का हो गया। हमारे समाज का एक ढर्रा है, एक पैटर्न है। हमारे समाज में सरकारी नौकरी की बड़ी इज्जत है। बचपन से हमें बताया जाता है कि भैया आप पढ़ रहे हो क्योंकि आपको नौकरी करना है। अब कौन आदमी क्या बनने को पैदा हुआ है ये तो बाद में अब तुम अपना गोल बना सकते हो, ये राइट टाइम है तुम्हें गोल बनाने का। तो हमारे परिवार में आमतौर पर, और ये मॉडर्न एजुकेशन से जब शुरू हुई बात अंग्रेजों से, तभी से ये बुराई पनपी। भारत तो महान लोगों का देश है ना, जो तुम पुराणों में पढ़ते हो, महाभारत में पढ़ते हो, वो सही था, वो सारे लोग थे इस देश में। ऐसी इस देश की एजुकेशन पॉलिसी थी, क्योंकि एजुकेशन का काम सिर्फ नंबर लाना नहीं है। अभी मैं आप में से कह दूं, किसी को बुला लूं कि आओ यहां से बोलो, आप नहीं बोल पाओगे, आप परेशान हो जाओगे। कमेंट में आके सब लिखते हैं। हाँ, आप नहीं बोल पाओगे, आप परेशान हो जाओगे। आपको अगर मैं कह दूं क्या, तो एजुकेशन ने आपको नंबर तो दिलवा दिए, कॉन्फिडेंस नहीं दिया। और जीवन नंबर पे नहीं चलते, कॉन्फिडेंस पे चलते हैं, डेयरनेस पे चलते हैं, एंथुजियाज्म पे चलता है। कितना ट्रोल करते लोग मुझको, नीचे कमेंट लिखते हैं तुमको इंडिया में नहीं रहने देंगे। अच्छा, इंडिया में नहीं रहने दोगे, ठीक है, हम पाकिस्तान चले आएंगे। हम जानते हैं तुम पाकिस्तान ही तो जाना चाहते हो। हाँ, इसलिए क्योंकि मेरा सपना है कि दोनों देश को एक कर दिया जाए। तो एजुकेशन के साथ साथ, एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन के साथ साथ जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है वो पर्सनालिटी। तुम उस पर भी काम किया करो। ये प्रीलिम्स, ये मेंस, ये इंटरव्यू, यहां पे तुम प्रेशर में ही आके तो ज्यादातर लोग फेल होते हो। मैंने कितने स्टूडेंटों को देखा जो प्रीलिम्स के दिन इंपेशेंट हो जाते हैं, बुखार चढ़ जाता है। मैंने तो एक आदमी को देखा, एक लड़का बहुत अच्छा, मतलब उसको आज की डेट में इतनी इंफॉर्मेशन है कि अच्छे अच्छे टीचरों को वो ध्वस्त कर दे क्लास में, इतना नॉलेजेबल लड़का है। लेकिन अभी उसका प्रीलिम्स नहीं निकला, 5 अटेम्प्ट दिया उसने, क्योंकि जब वो एग्जाम देने आता है तो वो अंडर प्रेशर आ जाता है। दंगल का एक थीम सॉन्ग है, दंगल मूवी है ना, उसका एक थीम सॉन्ग है, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी दंगल दंगल। तुमने वो गाना सुना होगा, उससे सीखा नहीं। तुम अगर अपनी जीवन में बैकफ्लैश में जाओ तो माँ बाप ने क्या कहा था कि 10th पढ़ लो भैया कायदे से, बस। तुमने पढ़ लिया, फिर उन्होंने कहा भैया 12th के बाद भैया कोई पढ़ाई नहीं। तुमने फिर पढ़ लिया, फिर उन्होंने कहा IIT निकाल लो भैया, बस जिंदगी में ऐश। तुमने IIT निकाल लिया, अब कह रहे IAS नहीं बने तो कुछ बने ही नहीं। फिर तुम IAS बन जाओगे, फिर वो तुम्हारे यहाँ का विधायक तुम्हारे ऑफिस में आएगा ऐसे गमछा वमछा डाल के कि यार, और तुमको उसका बैकग्राउंड पता होगा कि ये है। तभी तो मैं तुम लोगों से कहता हूं, पढ़ो, एक सोशल आइडेंटिटी पैदा करो, और 10 साल में इस देश के पार्लियामेंट को कब्जा कर लो। अवध जी, घर में तुड़ैया उड़ैया हुई आपकी? मतलब बहुत बहुत बहुत। किसने, मम्मी ने, पापा ने? पिताजी तो, माताजी को एक बार घर से निकाल दिए, मम्मी ने पापा को घर से निकाला? हाँ। अच्छा। कहे हमारे लड़के को मत मारना, तुम जाओ। उनका कहना था पढ़ो, जैसे आम पेरेंट्स होते हैं। तो हमारे घर में तो माँ बाप के बीच डाइवोर्स की नौबत आ गई, सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि पिताजी कहते थे हमारे लड़के को मत मारना। एक बार क्या हुआ पता, इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती जीवन में। इतना भी नहीं होना चाहिए पेरेंट्स को, मेरे पापा कुछ ज्यादा ही हैं। वो एक ऐसा रिस्क खेल रहे थे, अब सटीक बैठ गया, फेल भी हो सकता था। तो स्कूल में एक
शराब की बोतल पकड़ गई आपके बैग से? ना, स्कूल में, हाँ मेरे समय। हाँ। तो स्कूल में कुछ भी गलत हो तो प्रिंसिपल को एक ही नाम याद आता था, अवध ओझा। मैं जब उससे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगने गया, मैंने कहा फादर मुझे मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। बोला विच कैरेक्टर? तो सही बोल रहा था भाई, 500 अपॉलॉजी लेटर आप लिख चुके हो, हर बार आप लिखते हो आई विल नॉट डू, आई एम सॉरी। तो उसने बुलवाया मुझे, बोला यू ब्रिंग लिकर इन द स्कूल? नो फादर। बॉटल सामने रहा, यस जी आई हैव सीन इट एंड यू हैव ब्रॉट, आई नो इट, तुम लेकर आए। मैं देखा उसको बहुत गौर से, फिर मैं क्लास में गया भाग के, फिर मैं अपना बैग लेके प्रिंसिपल के पास आया, कहने का फादर माय बॉटल इज इन माय बैग। तो उसने मुझसे कहा कि यू कॉल योर फादर टुमारो। मेरे पापा आए। अच्छा, वो आपकी बोतल, वो बोतल अलग अलग थी? हाँ हाँ। तो मेरे पापा आए तो बैठे थे प्रिंसिपल के सामने। हाँ बोले, हाँ हाँ बताइए मास्टर साहब। कहे आपका लड़का खत्म है ये? क्या? अच्छा, अबे तुम खत्म हो? कहे शराब स्कूल लेकर आता है। बोले बहुत गलत बात है, घर में पीना चाहिए ना। अच्छा सुनो, लेकिन ऐसा मेरे फादर ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया जीवन में। रिस्क है वो तो हमेशा कहते हैं, आज भी कहते हैं कि मैंने कभी जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए भगवान मेरा बुरा नहीं करेगा। वो शायद उनका एक कॉन्फिडेंस है कि मैंने ऐसा। लेकिन मेरी माँ को, अब फादर तो परेशान, समझ गया कि ये किसी और को लेकर आया है। पापा तो ऐसे ना कहेंगे, वो भी ईस्टर्न यूपी के पापा। अच्छा, जो लड़के करते हैं किसी और को बाप बना के ले गए स्कूल। बाप बना के लेके चले गए। तो उसने कहा नो। मेरे एक सीनियर बैठे थे बाहर ऑफिस में, तो उन्होंने प्रिंसिपल से कहा कि फादर यू हैव कॉल्ड रॉन्ग पर्सन, यही तो बर्बाद कर रहे हैं इस आदमी को। आप ऐसा करो, आप इसकी माँ को बुलाओ। दूसरे दिन माता जी आई, उसने माता जी से कहा, माता जी तो खड़ी हो गई तुरंत कि तुम कुछ ना करोगे, और चप्पल निकाल के वहीं 10-20 मार दिया उन्हें। तब मैंने उसके चेहरे पे एक मुस्कान देखी कि हाँ अब सही है। लेकिन हमारे माँ बाप चूंकि हमें बनाना चाहते हैं, इसलिए वो हमें बुरे लगते हैं। दुनिया में एक ही आदमी है जो तुम्हें बनाना चाहता है, वो है तुम्हारे माँ बाप। कभी कभी हो सकता है कि उनका तरीका गलत हो, वो ना समझ पा रहे हो, लेकिन मेरी माँ गलत नहीं थी, वो गलत नहीं थी, वो मुझे बनाना चाहती थी। मेरे फादर का अपना सोचना था। उनकी एक फिलॉसफी है कि तुमको संसार बर्बाद करेगा। तुम में से जो लोग सिगरेट पीते होंगे, किसी को घर वालों ने नहीं सिखाया होगा, बाहर वालों ने ही सिखाया होगा, राजपूत ले जाओ अंदर। तुम अगर तंबाकू खाते होगे तो किसी बाहरी ने ही सिखाया होगा तुमको कि बीवीसी बुद्धिवर्धक चूरन। तो मेरे पिताजी का यह मानना था कि दुनिया तुम्हें बर्बाद करेगी, हम ही कर देते हैं। तो दुनिया का वो ऑप्शन ही छीन लिया। जो दुनिया का ऑप्शन है तुम्हें उलझाने का, तुम्हें बर्बाद करने का, तुम्हें भटकाने का, इसलिए अपने माँ बाप से जब भी कुछ करना, चाहे वो तुम्हें जितना मारे, उनको बताना जरूर, क्योंकि उनके पास एक धन है अनुभव का। वो तुमसे उसको बांटेंगे। माँ बाप की सुनना, देख रहा हो 35-36 टुकड़ा हो गया। माँ बाप की सुनना, माँ बाप से बात करना, उनके अनुभव का फायदा उठाना, क्योंकि तुम्हारे पास एक चीज की कमी है, अनुभव। आप आफ्ताब और श्रद्धा वाले केस की बात कर रहे हैं? नहीं, मैंने तो ऐसे ही ये बोल दिया ऐसे ही। कितना मजा आ रहा ना, शराब और सिगरेट की बात हो रही है तुम लोग को, तो ना नुकसान करता है, मत सेवन करो। मैं मंच से इसलिए बोल दे रहा हूं कि ये जरूरी भी होता है बोलना। अच्छा अवध जी, ये बताइए कि ऐसा ही एक किस्सा है कि आपके पास से माचिस की डिब्बी बरामद हुई थी, और
वहां पे आपकी क्लास लगी थी, माचिस की डिब्बी बरामद हुई इस वजह से नहीं, कोई और रीजन था? अभी मेरी सर से मुलाकात भी हुई, मेरे जिन्होंने तुड़वाया था? हाँ हाँ अच्छा। अभी जस्ट हुई, कानपुर में शादी थी उनके लड़के की, तो उन्होंने मुझे बुलाया था अभी 5 दिन पहले की बात। तो मेरे कई टीचर ऐसे थे जो मुझे बचपन से मानते बहुत थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल ऑड्स, वो बहुत मानते। जैसे उसमें से एक सर है हमारे, अभी भी है, मिस्टर CB सिंह, चंद्रभूषण सिंह, आर्मी के आदमी थे, टीचर बन के आए, और वो आदमी हमको इतना मानता था, पता नहीं क्यों हमसे कहते थे तुम ही कुछ करोगे जिंदगी में, पता नहीं क्या देखते थे वो मेरे अंदर। तो CB सर और सिद्दीकी सर दोनों दोस्त थे, एक आदमी मैथ्स पढ़ाता था, एक ज्योग्राफी पढ़ाते थे, और दोनों साथ में रहते थे। उनकी दोस्ती एक मिसाल है, आज भी हिंदू मुस्लिम जो दोस्ती देखी जाती है, उन दोनों की दोस्ती एक मिसाल है। साथ में नौकरी छोड़ा, मतलब एक आदमी को वार्निंग मिली, दोनों ने साथ में नौकरी छोड़ दिया। उनका ये प्रण था कि हम जीवन भर साथ में रहेंगे। साथ में शादी की, अलग अलग। तो उन्होंने, सिद्दीकी सर थोड़ा सा कभी कभी स्मोक कर लेते, तो हमसे पूछे एक दिन, गए कि अवध, हमने कहा जी सर, बोले माचिस है, मैंने कहा हाँ सर, बोले हाँ, दिए। कहे माचिस लेके क्यों घूम रहे हो? मैंने कहा सर घर में खत्म हो गई थी तो मम्मी ने मंगाया था। इतना बोले तब तक लगा एक खींच के, तो बाल पकड़ लिए। बोले काहे मारे, ये नहीं पूछोगे? हम कहे काहे? कहे झूठ बोल रहे हो, झूठ, माचिस खुली हुई है और सिर्फ 7-8 तीली है। तो एक बात उन्होंने कही मुझसे, बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा एक बात मेरी सीख के जाना, झूठ जब बोलना जब पकड़े जाने की संभावना ही ना हो। अगर तुम झूठ बोले और पकड़ गए तो संसद भवन का दरवाजा तुम्हारे लिए खुलेगा नहीं। ये घटना थी। फेल भी हुए थे एक आध बार? फेल हुए थे एक बार संस्कृत वाला ना, संस्कृत में, हाँ एक बार संस्कृत में फेल हुए, क्लास 8 में, उसमें भी बहुत मार खाए। कक्षा 8 में फेल? क्लास 8 में थे, कंपलसरी सब्जेक्ट था तब, तो फेल हो गए। तो हम घर पहुंचे तो माता जी ने पूछा कि कैसा है रिजल्ट? हमने कहा 13 लोग फेल हुए। अच्छा, रिजल्ट बताने के पहले ये बताया आपने? हाँ, कहीं अबे 13 की नहीं, तुम्हारा क्या रहा? हमने कहा संस्कृत में हम भी फेल है। बहुत मारा, नचा नचा के मारा, और बोली इसलिए मार रहे हैं कि तुम ऐसे लोगों को देख रहे हो जो फेलियर हैं, बाकी पास भी तो हुए होंगे, तुमको उनको देखना चाहिए था। और 12th में कंपार्टमेंट आई थी। कंपार्टमेंट आ गई थी केमिस्ट्री में। अच्छा, कुछ था मैटर। लेकिन अब तुम मुझसे पूछो कहीं से भी, कॉन्सेप्ट तो शायद ही मेरा भूलता हो, मैंने एक शौक बनाया जीवन में पढ़ने का, और वो भी टीचरों की वजह से। टीचर, हमें इलाहाबाद पहुंचे, एक टीचर मिला, एम्पैथी, बॉटनी पढ़ाते थे सचदेव कृष्णा कोचिंग में। क्या पढ़ाते थे वो, मतलब हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में, उस आदमी ने उस इंटरेस्ट की धारा किया। वहां पे एक कॉलेज है, इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज, उसके टीचर थे बॉटनी के, वो पढ़ाते थे। फिर HS उपाध्याय सर थे। फिर इन लोगों से मुझे ये पता चला कि यार एजुकेशन का काम क्या है। एजुकेशन तुम्हें IAS सोचते हो, IAS से लेकर भगवान तक बना सकता है, इतनी पावर है एजुकेशन में। इसीलिए मैं डॉक्टर अंबेडकर को बहुत मानता हूँ, बहुत। मतलब मैं जहाँ भी बोलूँगा एक बार मैं डॉक्टर अंबेडकर का नाम लूँगा ही लूँगा। उसकी सिर्फ एक वजह है कि दुनिया में जितने भी सप्रेस्ड लोग हैं, सप्रेस्ड, वो आदमी जातिवादी नहीं है। और अंबेडकर जी को आप किसी जाति में ब्रांड नहीं कर सकते। वो आदमी हर उस आदमी के लिए सहारा है जो इस जीवन में अपना मुकाम बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। और उनकी एक लाइन है जो मेरे ज़हन से शायद ही, और उनसे कभी नफरत मत करना, प्यार कर लो, लेकिन प्यार भी जागृत वाला करना।
उनसे कुछ सीखो। उनकी लाइन है ना कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज जो तुम ये देख रहे हो, ये सिगरेट की वजह से नहीं है, ये शराब की वजह से नहीं है, ये शिक्षा की वजह से है। वाह। इसीलिए हमारे देश में जब किताबें पैर से लग जाती थीं तो उनको उठा के मत्थे पे लगाते थे। तब तो मैं नहीं समझ पाया कि सरस्वती माँ क्यों इन्हें माना जाता है। बहुत लोग कहते हैं अरे सरस्वती की पूजा, हमारी आदत है भारतीयों की, देवता मतलब जो दे, तो जिससे भी हमें कुछ मिला हमने उसे देवता मान लिया, हमने पेड़ को देवता मान लिया। कोरोना के टाइम पता चला ना इनकी कीमत क्या है। ऐसे किताब चूंकि भगवान बनाने की क्षमता रखती है तो हमने उसे भगवान मान लिया, सरस्वती। और जितने भी हिंदू भगवान हैं सब कमल पर आसीन हैं, क्योंकि कमल का एक पार्ट कीचड़ में होता है। तो भले ही तुम आज तुम्हारे पास कोई उपलब्धि ना हो, तुम दुनिया में बहुत लोअर लेवल पे हो, लेकिन अगर तुमने किताबों को गले लगा लिया तो तुमको भगवान बना देंगी। ये तुम मुझसे सीख के जाओ, ये सबसे बड़ी चीज है। अवध जी, आप इधर भी तो जब रेगुलरली क्लासेस वगैरह ले रहे हैं तो तैयारी वगैरह पढ़ते खुद भी होंगे ही। क्या रहता है सर, शेड्यूल क्या रहता है? ये मेरी जिज्ञासा का भी सवाल है। जब भी किसी शिक्षक से मिलता हूँ, लेखक से मिलता हूँ, तो ये पूछने का ज़रूर मन होता है कि आपके पढ़ने, लिखने, सीखने और इन सब के आसपास आपकी दिनचर्या कैसी है, क्या है आपका? नहीं, मेरा दिनचर्या का एक बड़ा हिस्सा ध्यान और योग में जाता है, क्योंकि उसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। किताब हम पढ़ ही नहीं पाते अगर हमारा दिमाग शांत नहीं होता। तुम दुनिया में जो भी करते हो वो अपने दिमाग से करते हो। जो भी तुम पढ़ने बैठे, तुम्हारे दिमाग ने एक पॉइंट तुम्हारे पास फेंक दिया, एक विचार फेंक दिया कि पापा को हाई बीपी रहती है, अनस्टेबल हो गए ना। तुम इस दुनिया में किसी से परेशान नहीं हो। अगर तुम बहुत गौर करके देखो तो तुम खुद से परेशान हो। तुम में से बहुत सारे लोग 6 घंटा बैठ के पढ़ना चाहते होंगे, पर तुम बैठ नहीं पाते हो अपनी वजह से। कोई तुम्हें परेशान नहीं करता, कोई। तो मेरे दिनचर्या का एक बड़ा हिस्सा ध्यान और योग में जाता है, लगभग 3 घंटे रोजाना, डेली। पढ़ाई आजकल तो मैं ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, न्यूज़पेपर लेकिन मैं फिर भी उठा लेता हूँ। पर आजकल मेरी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा है न्यूज़पेपर। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जब ट्रैवल करूँ तब ज़्यादा पढ़ लूँ, लेकिन न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ। ध्यान और योग किसी भी कीमत पे करना है, किसी भी कीमत पे करना ही करना है, क्योंकि मन की शक्ति के बिना तुम जिस तैयारी में जाना चाहते हो, कंपटीशन मतलब युद्ध, एकेडमिक्स नहीं, कंपटीशन, लड़ाई में किसकी जरूरत होती है? साहस की। तुम्हें राजेंद्र नगर में एक से एक लड़के मिल जाएंगे जो 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं। तुम्हें मुखर्जी नगर में एक से एक लड़के मिल जाएंगे जो 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं। तुम तो तुरंत डिमोरलाइज हो जाओगे, और तुम उनसे कुछ बातें करोगे, वो तुम्हें हर बात का आंसर देंगे। तुम देखोगे कि पॉलिटी पर भी उनका कमांड है, ज्योग्राफी पर भी उनका कमांड है। तुम्हें लगेगा यार इनका नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा। लेकिन यहीं पे तुम्हारा दिमाग आके सामने खड़ा हो जाएगा कि अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा है। विचार। मेरा सुबह सुबह स्पेक्स मिल नहीं रहा था, एक काफी कॉस्टली है, मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट किया। कितने का? तो उसने कहा आज लगा के जाओ, लल्लन टॉप पे जा रहे हो, लगना चाहिए। तो मैंने, वो चश्मा मिल नहीं रहा था, तो बोली कि अरे चश्मा नहीं मिल रहा है। मैंने, जाने दे, बोलने जा रहे हैं, उसमें चश्मे के बारे में सोचें। जितनी चीजों को तुम दोबारा जीवन में ला सकते हो उस पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। जितनी चीजें तुम दोबारा जीवन में ला सकते हो, ला। तुम समय नहीं ला सकते, समय को सोचो। तुम इतना बढ़िया समय चल रहा है तुम्हारा,
इतना बढ़िया समय, ये समय तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा लेवल, इस समय को तुम अगर यूज कर लो ना, और हम सुपर पावर कैसे बनेंगे? तुम्हारी वजह से। इस देश को तुम ही सुपर पावर बनाओगे, द यूथ ऑफ इंडिया। लेकिन सुपर पावर वो तब बनेगा जब तुम सुपर पावर बनोगे। सैमुराइज 1853 में जापान गुलाम हुआ, 1867 में उसको पता चला कि हम गुलाम क्यों हैं, 1894 में एशियन पावर, 95 में चाइना को मार दिया एक हाथ घुमा के, जापान, ट्रीटी ऑफ शिमोनसेकी, कोरिया पे कब्जा हमारा है। सोचो, जो कंट्री 1853 में गुलाम था उसने 1895 में चाइना से कोरिया को छीन लिया, 1905 रशिया को लगा दिया, बोला मंचूरिया पे हमारा दबदबा रहेगा। 1905 ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ, अमेरिका कहता है वर्ल्ड पावर, 1905। 1910 जापान कहता है कोरिया हमारा है। 1919 पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, 21 पॉइंट प्रोग्राम बाय जापान। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में जापान कहता है कि चाइना पर हमारा कब्जा रहेगा। अमेरिका ने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा, अभी पैदा हुए हो चाइना पे कब्जा करोगे? अरे बोले है जापान, चाइना हमारा है। पर जब यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस ये सब एक तरफ, जापान अकेले था, वेट किया उसने। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन हो गया, मौके का इंतजार करो। 1929 ग्रेट डिप्रेशन, अमेरिका कोलैप्स, अमेरिका के इंटू चिंटू बिंटू ये सब जो नाटो में है, ये सब भी कोलैप्स। फिर 1931 में जापान कहता है कि चाइना विल बी अंडर द मिलिट्री प्रोटेक्शन ऑफ जापान। अमेरिका ने कहा ऐसा नहीं, बोले ऐसा ही है। इधर जापान उठना शुरू किया एशिया में, उधर यूरोप में राहु और केतु पैदा हो गए, हिटलर और मुसोलिनी। जापान की हिम्मत और बढ़ी कि बेटा यूरोप से बाहर निकलोगे तो यूरोप तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, और अगर नहीं निकलोगे तो एशिया तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। पर जापान से एक बात और सीखनी है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, पर्ल हार्बर। लेकिन ऐसा जापान क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कहानी है? सैमुराई सबसे ज्यादा बुद्ध को मानते हैं वो, जापानीज सबसे ज्यादा बुद्ध को मानते हैं। ध्यान, ध्यान मतलब इस मन को देखना, ये नहीं लेटे हुए 3 घंटा, क्या कर रहे हो? 100 आसन में लेटे, हराम खोरी कर रहे हो। जब तुम पढ़ने बैठे और ये तुम्हें राय दे रहा है, विचार फेंक रहा है, उसी विचार को उस वक्त तुम्हें पकड़ लेना है। कह रहे कब चाय पी लेते। बहुत ऐसी जगह है जहां तुम्हें चाय नहीं याद आती, पढ़ाई में ही क्यों याद आती है। बहुत सारी जगह जहां पे लोग चाय नहीं सोचते कि भैया 3 घंटे से बैठे हैं, थोड़ा मन फ्रेश कर ले। यहाँ बहुत सारे गार्डन है दिल्ली में जहां लोग सुबह से बैठे रहते हैं, उनसे कह लो भैया चाय पियोगे? नहीं नहीं भाई, नहीं मन हो सकता है तुम्हारा थोड़ा, नहीं नहीं भैया फ्रेश है। तो तुम मन के इस नेचर को पकड़ते क्यों नहीं कि कहीं पर तो वो तुम्हें फ्रेश होने के लिए नहीं कहता, और जहां तुम्हारा जीवन का मामला है वहां तुमको 10 मिनट बाद कहता है कि यार चाय पी लो। बदतमीजी कर रहे हैं ना तुम्हारे साथ। तो जब तुम्हारा ही मन तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है तो दूसरों को क्या कहना? जो तुम्हारा है, तुम्हारा, जिस पे तुम्हारा कमांड है, तुम्हारा मन। तो पढ़ाई आजकल ज्यादा नहीं हो पा रही, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। जैसे कल भी मैंने किताब खरीदी अकबरनामा। अच्छा, अकबरनामा, उसके कुछ पोर्शन कभी गौर से पढ़ा नहीं था तो उसको पढ़ना था। तो चूंकि अभी मुझसे बहुत सारे लोग हैं, अभी हमसे लोग कह रहे हैं इलेक्शन लड़ जाओ, पैसा दे दो, 500 करोड़ रुपए दे दो, लड़ जाए। लड़ेंगे कि नहीं? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब कोई ले आके राज्यसभा में बैठा दे तो वो बात अलग है।
जब भी तुम किसी चीज के पीक पे पहुंचते हो तो तुम्हें प्रकृति एक बार भटकाने की कोशिश करती है। आज मुझे एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो उसकी बेसिक्स है वो मुझे पता है। तो अब अगर मैं इस फील्ड को छोड़ दूं, अब वो टाइम है जब इस फील्ड में मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं। इसलिए मैंने उस पिछली बार गेस्ट रूम में कहा था कि मैं स्कूल चलाना चाहता हूं। जिस प्रोफेशन ने मुझे इतनी इज्जत दी, इतना प्यार, इतना सम्मान। एक मुद्दे पे मुझे ट्रोल किया जा रहा था। बिहार से 20 लड़के आए थे। एक मुद्दे पे मुझे धमकी दिया जा रहा था। बिहार से 20 लड़के आए थे, 20। क्या सर आपके साथ रहेंगे परमानेंट? क्योंकि मैं क्लास जाता था बिहार से, ना वो मेरे दोस्त ना रिश्तेदार। 20 का पूरा एक ग्रुप आया था कि लड़ेंगे गुरुजी। फिर मैंने कहा तुम लोग जाओ, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा कि तुम आए, लेकिन तुम लोग जाओ, अभी हमको लड़ने दो। जिस किसी दिन टूटेंगे तब बुलाएंगे। लेकिन ये मरे हुए लोग ये क्या तोड़ेंगे? अब वो आचार्य प्रशांत जी कितनी अच्छी अच्छी बातें कर, उनको ट्रोल कर दिया। यार वो आदमी कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, इस देश के युवाओं को दिशा दे रहा है। और हर आदमी, भाई 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ। तो जब तुम गृहस्थ आश्रम से गुजरोगे तो लड़की के पीछे रहोगे, लड़की लड़के के पीछे रहेगी। तो इन सब चीजों से तो सभी गुजरेगा, तभी तो तुम वनप्रस्थ आश्रम में जाओगे, उसके बाद ही तो तुम सन्यासी बनोगे। तो हर सन्यासी का एक पास्ट होगा ना अय्याशी का। हर आदमी शंकराचार्य थोड़ी है, कुछ बुद्ध भी तो हैं। बुद्ध का पास्ट देखो सिद्धार्थ के रूप में, तुम बुद्ध का पास्ट देखो सिद्धार्थ के रूप में। सिद्धार्थ क्या है? अय्याशी ही तो है। लेकिन बुद्ध को समझ में आ गया, सिद्धार्थ को समझ में आ गया देख के कि ये चीजें अल्टीमेट नहीं है, कुछ और चीजें हैं। तो बुद्ध ने सिद्धार्थ ने अपने रास्ते को चेंज किया, तब जाके वो सिद्धार्थ बुद्ध बने। तो बुद्ध का एक पास्ट है, उस पास्ट का नाम है सिद्धार्थ। उनके पिताजी ने सोचा था कि हम इनको कभी सन्यासी नहीं बनने देंगे, तो दुनिया की सारी भोग विलास की वस्तुएं अवेलेबल करा दी। यही गलती कर गए। वो आदमी उससे ऊब गया, और जब वो उससे ऊब गया तो उसने एक नई डायरेक्शन की तलाश की, बुद्ध बन गए। तो हर सन्यासी, हर आपका भी ऐसा ही पास्ट होगा। कल आप भी जब चीजों को समझोगे, जब देखोगे कि यार रोल्स रॉयस में बैठने का मजा नहीं है, मजा है मन की शांति का। हमसे लोग कहते हैं गमछा पहन के काहे टहलते हो, तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है? भाई अगर आप किसी गवर्नमेंट प्रोग्राम में जाते हैं, सरकार, आप आईएएस हैं, आप कैबिनेट की मीटिंग में जा रहे हैं, आप ठीक है टाई पहन के जाइए, वो प्रोटोकॉल है, आपको जाना ही पड़ेगा। पर ये तो हमारी ही संस्कृति का हिस्सा है ना। कहीं बात करने जा रहे हैं, इंटरेक्शन करने जा रहे हैं, तो पहन सकते हैं, उसमें बुराई क्या है? आपने ये मान लिया कि अगर आप 50,000 की घड़ी नहीं पहन रहे तो आप अमीर आदमी नहीं है। हम तो पहने, कोई दिया है, हम तो ना खरीदे। हमारे साथ एक वकील साहब आए, हिमांशु भाटी जी, हमें कल ले गए गीतांजलि खान मार्केट में। अच्छा, हाँ। तो बोले स्पा करा लीजिए। स्पा करा लीजिए? हाँ, बोले स्पा करा लीजिए, थोड़ा ब्लीच उलीच करा। कहा है? अरे बोले का ललन टॉप पे प्रोग्राम है। अरे तो मैंने कहा ऐसी कौन सी बात है, नहा के चलेंगे यार। है नहीं, स्पा ले गए, स्पा कराए, 6200 रुपए का बिल आया। हमने कहा हम ना देंगे। वो 3-4 क्रीम लगाया, बाल वाल में धुला हो लगा, शाइनिंग। अरे मैंने कहा शाइनिंग मारेंगे बस, शाइनिंग इतना। हाँ, अब जैसे इन लोगों का जो काम है, इन लोगों का काम ऐसा है कि इन्हें कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको जरूरतें होती हैं। अरे नहीं, मुंह धो के आया हूं मैं। अच्छा, मुंह धो के लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि जो लोग शूट वूट पे जाते हैं, कैमरे के सामने आते हैं,
एंकर्स होते हैं, तो वो करते हैं इन सब चीज़ों को। मैं सुबह हिमालय वाले फेस वॉश से मुंह धोया है मैंने, ऐड कर रहे हैं ये हिमालय का। और उसके बाद एक तो वो क्रीम आती है जो बोरो वोरो करके होती है, उस पर थोड़ा सा बोरो पानी, प्लस। हाँ वो पानी वानी मिला के कोई भारी होती है वो लगा लिया कि चेहरा न फटे, और अब हम नारियल का लोग- तेल। अब हम लोग भी लगाएंगे। नहीं, बहुत अच्छा, सामान्य रहो, सिंपल रहो। तुम्हारा नाम तुम्हारी उपलब्धियों की वजह से होगा। अचीवमेंट, तुम कौन सा कपड़ा पहने हो, कौन सी स्लीपर पहने हो, उसको कोई मतलब नहीं होता। हाँ, आप एक जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं तो आपको थोड़ा सा समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा तुम्हें अभी ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम कहाँ रह रहे हैं, क्या पहन रहे हैं। थोड़ा सा सिंपल रहोगे तो बहुत अच्छा रहोगे, बहुत अच्छा चलेगा। और तो अवध मैं- सर, आई एम सॉरी इंटरप्ट कर दिया आपको। अवध सर, आप भी मतलब आपके बारे में लोग बताते हैं कई कई जगहों पे बिस्तर नहीं मिला, होटल नहीं मिला, न्यूज़पेपर बिछा के सो गए आप। आपने मतलब बहुत संघर्ष का जीवन जिया है, बारटेंडर की नौकरी की, दिल्ली में बहुत दिनों तक भटके, पैसे की कमी बहुत दिनों तक रही आपको, मतलब उस फेज से गुजरे हैं आप जिसके बाद अब आप आए हैं। मतलब नहीं, मुझे ये पता चल गया था, मेरे पिताजी, मैंने कहा कि वो मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन है। अपने माँ बाप की हमेशा इज्जत करना, उनसे बात करना। मेरे पिताजी ने कहा था कि 14 साल राम जंगल में रहे, भगवान बन गए, और तुम भी रह रहे हो। ये संघर्ष क्या है? कितनी बड़ी बात रश्मि रत्न ने लिखी है। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। वसुधा का नेता, तुम भी तो चाहते हो ना इस धरती पे शासन करना। भूखंड विजेता अलेक्जेंडर, सम्राट अशोक। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, श्री कृष्ण। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, बुद्ध। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। ये चैलेंज ही तो तुम्हें मजबूत करता है। अगर आईएएस के एग्जामिनेशन में चैलेंज ना हो तो इस एग्जामिनेशन का देने का मजा ही खत्म हो जाएगा। ये विघ्न जो है ना, चैलेंजेस, ये तुम्हारे लिए टॉनिक है, इनको नेगेटिवली मत लेना। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। पहली बार जब तुम इकोनॉमी पढ़े, नेशनल इनकम का चैप्टर पढ़े, अब तुमको जीडीपी समझ में ही नहीं आ रहा है कि यार जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, अरे एक के बता दिए होते यार, इसका कहाँ बांटे जा रहे हो। हम पहली बार इकोनॉमी पढ़ना शुरू किया, हमें लगा अरे भगवान इतना पी। जीडीपी, जीएनपी, मैं खड़े होकर पढ़ता था। मैंने एक डाइस ऐसे ले रखा था और मैं ज्यादातर खड़े होकर पढ़ता था, उससे कंसंट्रेशन बढ़ती है। और मुझे पता था कि डाइजेस्ट करना है मन में, तो खड़े होकर पढ़ता था। प्लस मैं कोशिश करता था कि मैं डिस्कस करूं। तुम जो भी पढ़ते हो, अगर तुम उसको किसी से डिस्कस कर लो, जैसे यहां पेट में सेव होता है, ऐसे यहां मन में भी सेव होता है। और सेव करने का, मन में सेव करने का दो सबसे प्यारे रास्ते, एक लिखना, जो आप में से बहुत लोग करना ही नहीं चाहते, और एक डिस्कस करना। जो भी टॉपिक तैयार करो, किसी को पकड़ लो, ना हो पैसा दे के पकड़ लो कि ये 50 रुपया रख लो, बैठो बैठो, तुमको बताएं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो जब तुम किसी को समझाते हो तो समझोगे तभी तो समझाओगे। आईएएस बनने के लिए कोचिंग से ज्यादा ग्रुप की जरूरत होती है। लेकिन आज तुम लोग ऐसा सोचते हो कि यार इसको बता देंगे तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारा भी होगा। नोट्स छिपा दिए गेहूं के बोरे में। तो स्ट्रगल बहुत रहा, लेकिन मुझे एक बात एहसास हो गया था, ये बंगला साहिब गुरुद्वारा, इसलिए आज तक मैंने दो लोगों के विरोध में कभी नहीं बोला। एक सिखों को कुछ नहीं बोला, एक क्रिश्चियनों को कुछ नहीं बोला, क्योंकि इसी बंगला साहिब गुरुद्वारे में खाना खाते थे। हाँ, पैसा होता नहीं था, लेकिन एक बात और थी, तब भी मर्सिडीज खरीदते थे। तब भी अगर कोई मुझसे कहता था कि और क्या कर रहे हो दिल्ली में,
मैंने कहा यार सोच रहा है कि जो है रेडिसन खरीद ले। तभी तो इन्होंने पिछली बार मुझसे कहा था कि लोग कहते हैं कि आप बहुत बकैती करते हैं, तो चंबल की डकैती और अवधोजा की बकैती खुद को साहस देना पड़ता है ना, खुद को। बाहर से कब तक इंपोर्ट करोगे? खुद को ये मन विचार फेंकता है कि खाने को नहीं है, हाँ तो लूटेंगे। जब ये विचार देता है विचार, तो जिस वक्त ये तुम्हें विचार दे रहा है उसी वक्त पकड़ लो इसको। तो जब ये नेगेटिव दे रहा है उसको कन्वर्ट कर दो। यही है साधना, यही है ध्यान। तो जब तुम इसको निरंतर करते रहोगे तो फिर ये, जब सिगरेट पीने की आदत पड़ सकती है तो पॉजिटिव सोचने की आदत क्यों नहीं पड़ सकती? आदत ही तो है। इसीलिए लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। चिढ़ता तो मुझसे कोई नहीं। लोग मुझसे कहते हैं लोग आपसे बहुत चिढ़ते हैं। नहीं, मुझसे कोई नहीं चिढ़ता। लोग सोचते हैं हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ आउटकम ऑफ हिज और हर सर्कमस्टेंसेस। मैंने समय देखा, स्ट्रगल देखा, धूप देखा, जाड़ा देखा, गर्मी देखा, तो उन चीज़ों ने बड़ा मैच्योर किया मुझे। आप में से बहुत लोग होंगे जिनके फादर अच्छा पैसा दे सकते हैं, आपको दिल्ली में 50,000 रुपये दे सकते हैं पर महीने का। आप मत लीजिए, आप उनसे उतना ही लीजिए जितना आपको खर्चा है। अगर 20,000 में आपका खर्चा होता है आप मत लीजिए, क्योंकि अगर 4 तारीख को आपका सारा पैसा खत्म हो गया, आपने खाने वाले को दे दिया, आपने रूम रेंट दे दिया, आपने चाय वाले को दे दिया, पान वाले को दे दिया, सब पैसा खत्म, तो अगले 25 दिन जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो और क्या करोगे पढ़ने के सिवा? सारा खुराफात कहां पैदा होता? जब जेब में पैसा हो। भाई पापा ने 50,000 भेज दिया, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, शिमला निकल गए, तो ठीक है, तुम्हारे पापा अगर तुम्हें 50,000 दे रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप उतना ही यूज करें जितना आपको जरूरत है। और आप भी स्ट्रगल करें, कोई दिक्कत नहीं। भगवान कृष्ण, भगवान राम सब ने किया है। आप भी भगवान बनने की दौड़ में, इसलिए आप अपवाद नहीं होंगे, आप भी करेंगे। अवध जी, मेरा एक सवाल, उसके बाद हम लोग दर्शकों से थोड़ी बातचीत करेंगे, उनके सवाल लेंगे। सवाल क्या, ये सबको ही लगता है कि इस पे पूछा जाना चाहिए, और हमने गेस्ट इन द न्यूज़ रूम वाले भी एपिसोड में पूछा था आपसे। ये आप पर बार बार आरोप लगाने वाले ये भी कहते हैं कि अवध जी को नेहरू ज़्यादा पसंद आते हैं, अवध जी लादेन के बारे में, लादेन को ग्लोरीफाई करते हैं, अवध जी मुस्लिम आक्रांताओं के बारे में कुछ नहीं कहते हैं जो देश में आए, मुग़ल शासकों के बारे में। और ये आरोप लगाने वाले ये भी कहते हैं कि हिंदू धर्म की जो दिक्कतें हैं, जो उस पूरी व्यवस्था की जो दिक्कतें हैं, उसको बार बार हाईलाइट करते रहते हैं, बाकी धर्मों पे कुछ नहीं बोलते। इन आरोपों पे हम लोग बातचीत की है, इस पे बहुत विस्तार से की है, फिर भी पब्लिक सामने तो हम चाहते हैं इस पर एक बार आप बता दें। नहीं, सरकार ने औरंगजेब का रोड का नाम बदल दिया, अकबर रोड का क्यों नहीं बदला? उसका भी बदल दे। आपको क्या लगता है क्यों नहीं बदल सकते? 1556 क्या इस साल है, 1398, 1398 तैमूर एंटर्स इन इंडिया, एंड ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी इन इंडिया, सब कुछ खत्म कर दिया उसने। 1398 से 1556 कितने साल? 158 ईयर्स। हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं है, वीराना, खाली। और उस खाली के पृष्ठभूमि में अकबर गद्दी पे बैठता है, और 1556 से 1605 वो एक साम्राज्य खड़ा करता है। उसकी रेवेन्यू पॉलिसी आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करती है, आईने दसाला। आज भी उसकी मनसबदारी सिस्टम ही तो सिविल सर्विसेज है। अकबर से पहले तुम देखोगे रीजनल रिवोल्ट होते हैं। इल्तुतमिश के टाइम बंगाल में रिवोल्ट हुआ, किसने किया? एवाज खान ने किया। बलबन के टाइम किसने किया? तुगरिल ने किया। अकबर के बाद तुम रीजनल रिवोल्ट नहीं देखोगे। क्यों? मनसबदारी, उसकी राजपूत पॉलिसी, उसकी फॉरेन पॉलिसी, उसकी डेक्कन पॉलिसी। तो हाँ ठीक है, जो आदमी अच्छा है उसकी तो आप तारीफ करेंगे। लादेन का जहां तक मुद्दा रहा, वो मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया कि मैंने उसकी तारीफ क्यों की थी। अगर मैं डेंगू से परेशान हूं और मुझे प्लेटलेट चाहिए और लादेन ही मुझे दे रहा है,
जिस टेररिज्म को हम अंतरराष्ट्रीयकृत नहीं कर पाए, उसने उसको एक झटके में कर दिया। जब उसने ट्विन टावर पे हमला किया, तब अमेरिका ने कहा इंटरनेशनल टेररिज्म। उससे पहले जब हम उससे कह रहे थे टेररिज्म, तो कह रहा था नो नो इट्स अ वॉइस ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। जिस आतंकवाद को हम रैम्बो मूवी में तालिब लड़ाकों के लिए अब आखिर में प्लेट भी चलती है तालिबान को लेके। तो वही मतलब मैंने कहा कि अभी क्या है, हम चाहते हैं फिर अफगानिस्तान से हमारी दोस्ती हो जाए। हम हमेशा चाहते हैं अफगानिस्तान इज अ बफर स्टेट बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड इंडिया। आज भी तो हमारा अप्रोच है। अब तालिबान गवर्नमेंट शांत हो गई, तो तालिबान अफगानी स्टॉल लगाने आए कि नहीं आए? आए। राजा किसी से दुश्मनी नहीं करता, वो सिर्फ लड़ता है जब उसका इंटरेस्ट फंस जाता है। आम आदमी सबसे दुश्मनी करता है। इनसे पेन मांगे ना नाई दीन। तो मेरा चूंकि हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाने का है, तो मैं उसी अप्रोच पे बात भी करता हूं। और चूंकि बहुत सारे लोग आईएएस की तैयारी नहीं करते, इसलिए जब ये मेरे मित्र मुझे ट्रोल करते हैं मेरे वीडियो को उल्टे सीधे थंबनेल लगा के, तो वो जो बेचारे लोग आईएएस की तैयारी नहीं करते, दुबई का पैसा आ रहा है इसके पास। अब मेरे एक दोस्त हैं दानिश फिरोज शमसी, वो बेचारे कुछ ना कुछ मुझे भेजते रहते। मैंने कहा अब मत भेजना। दुबई में रहते हैं वो। जी बताएं। अच्छा, ऑडियंस से सवाल किसके पास सवाल पूछना? अरे आसान आसान सवाल करना। अच्छा किसको, अच्छा एक सेकंड, ये तो ऑडियंस के सवाल हो गए। किसको अच्छा लगेगा कि अगर अवध ओझा क्विज खिलाएं आपको? करा लेते हैं। 2-4 सवाल मैं चाहता हूं कि ऑडियंस के सवाल हो जाएं, उसके बाद 2-4 सवालों का क्विज आप अपनी तरफ से, जिसके हम तो वो पढ़ के बोलने वाले लोग हैं ना, आप तो सिर्फ छाप के बैठे हुए हो। नहीं भगवान का आशीर्वाद है, बाकी तो चलिए पूछिए। सर मेरा नाम अभिनव है एक और मैं लल्लन टॉप का ही साथी हूँ। और आप में और मुझ में एक चीज़ कॉमन है, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े, मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग होंगे इलाहाबाद से। तो आप जो किस्से सुनाते हैं अपने बचपन के, मैं ऑडियंस से सवाल लूँगा, चूँकि मैं भी ऑडियंस का हिस्सा हूँ, तो एक सवाल मेरा भी है। तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आए, ताराचंद में रहे, हॉस्टल जो है, फिर वो आपको उस बकैती को धार मिली या फिर विद्या की धार मिली इलाहाबाद से? इलाहाबाद ने आपको क्या दिया? बकैती को धार मिली। जब मैंने डेकार्ट्स को पढ़ा, डेकार्ट्स क्या फिलोसोफर है डेकार्ट्स। कॉग्निशो एर्गो सम, मैं सोचता हूं अतः मैं हूं। यानी तुम्हारा अस्तित्व तो सोचने पे है, और जब सोचना ही है तो नौकरानी को लेके सपने में क्यों भागे? धार मिली। डेकार्ट्स पढ़ा, लाइबनीज पढ़ा, शंकर पढ़ा, वो धार मिली, धार। तो जो जंग लगी तलवार पड़ी थी कोंडा में, वो चमकना शुरू हुई इलाहाबाद से। और किसी के सवाल है? अच्छा बताइए। ज्योति इनको जो लड़कियां हैं सब पहले इनको दीजिए, सामने उनको दीजिए जी। नमस्ते सर, मैं श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज में पढ़ती हूँ। सर मैं अभी अपना नाम बता दीजिए पहले आप। सर मेरा नाम अर्पिता है। तो मेरा डाउट ये है कि जैसे अभी हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो लाइक एक कैरियर को फोकस करके ज़्यादा सिर्फ स्टडीज़ पे ध्यान दें, या फिर उसके अलावा लाइक बहुत सारी सोसाइटीज़ भी होती हैं हमारे कॉलेज में, और मैं ज़्यादातर हिस्सा भी हूँ सारी सोसाइटीज़ का। तो मोस्टली मेरा काम मतलब टाइम जैसे कि डिबेटिंग सोसाइटी हो गई, या फिर नेशनल सर्विस स्कीम सोसाइटी है, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा जाता है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि लाइक पढ़ाई पे उतना ज़्यादा मैं फोकस नहीं हो पा रही हूँ। तो लाइक बैलेंस करके चलना, या फिर ये सब छोड़ के सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है एज अ कॉलेज स्टूडेंट? जैसे आपने कहा आपका भी ये बहुत सही समय है कि आप कैसे मतलब अपने फ्यूचर को आगे ले जा सकते हो। तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? ह्यूमैनिटीज नहीं, 10+2 साइंस। मिक्सचर और कंपाउंड में क्या फर्क है? व्हाट्स सर? भाई ऐसे नहीं, ऐसे। अरे ये कोई ट्रोलिंग का सेशन नहीं है, ये संवाद है। ये शोर मचा रहा है, इनको भी नहीं पता। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड की डेफिनेशन दो। सो लाइक उसमें इट इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, तुम्हारे पापा तो नहीं आ गए? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। नो सर।
लटका दिए होते तुमको यहीं के रस्सी वस्सी बांध के। मिक्सचर इज डिफरेंट, कंपाउंड इज डिफरेंट। तुम कंपाउंड बनने की कोशिश करो, फिक्स प्रोपोर्शन। जैसे H2O है ना वाटर, तो वाटर का अस्तित्व कब तक है? जब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स है। तुम कंपाउंड बनो, अपने प्रोपोर्शन को फिक्स रखो। यही तो सीखना था पढ़ाई से। बैठो। हेलो सर, मिक्सचर मत बनो। मेरा नाम राजीव राघव है। भाई राजीव गांधी, राघव। अच्छा। सर मैं बिहार से हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय से आया हूँ। सर आप और मुझ में एक समानता है कि आप भी फेल हुए हैं और हम भी 12th फेल हुए हैं। सर मेरा प्रश्न ये है कि सर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कुछ गुण हमें भी बता दीजिए, क्योंकि हम भी 12th फेल हैं और अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। अरे अभी मैंने कहा चंबल की डकैती और अवधोजा की डकैती, तुम अपने आप को क्यों? आप भाई, सभी लोग जो भी माइक हैंडल कर रहे हैं, मैंने देखा बहुत लोगों को कि मेरे वो सिग्नल का वेट अपना जीवन, जैसे मैं यहाँ आ रहा था, मुझे गमछा रखना था, रखा मैंने। तुम अपने जीवन की बहुत सारी डोर दूसरों को क्यों देते हो? जब तुमने बाल शेव करा रखा है, कैप उल्टी लगा रखी है, अब कोई कह रहा है घटिया लग रहा है, तुमने तुरंत उतार दी कैप। 90% लोग इसलिए डिमोरलाइज हैं क्योंकि वो दूसरे के हिसाब से खुद को ढालते हैं, अपने हिसाब से। अहम ब्रह्मास्मि। हमने इधर से 3 सवाल लिए, अब सवाल इधर से। नमस्ते सर, मेरा नाम मानस है। नमस्कार। आता हूँ आपके पास। सर आपसे ये पूछना था कि ये मार्क्स की मृग तृष्णा से लोग कैसे निकलेंगे? क्योंकि एक देश का आपने एग्जांपल दिया था एक बार जहां लोग एग्जाम नहीं लेते, मेरे ख्याल शायद इजराइल था वो देश। तो सर ये मृग तृष्णा में जो हम लोग फंसे रहते हैं कि 90, 95 कैसे सर? नहीं देखो, तुम किसी को मत निकालो, तुम खुद निकल जाओ, तुम आदर्श बन जाओगे ना दुनिया के। जैसे आज की डेट में मेरे बड़े सारे दोस्त अपने बच्चों को मेरे पास भेजते हैं, जिनके पापा उनको मारते थे कि वो दोजा के साथ देख लियो तो चमड़ी उतार देंगे तुम्हारी। आज वो अपने बच्चों को मेरे पास भेजते हैं कि यार पढ़ा दो यार। हमने कहा हम लास्ट 2 क्वेश्चंस प्लीज। सोनल। हेलो सर, मैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद का निवासी हूँ। अरे वाह, क्या बात। सर मेरा प्रश्न ये है कि भावनाओं का नियंत्रण और भावनाओं का दमन, हम किसको इसमें अधिक प्राथमिकता दें और कैसे करें? ना तो दमन ना नियंत्रण, भावनाओं का रियलिस्टिक उपयोग। जैसे तुम देखो, तुम एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल देखो, मिर्जापुर सीरीज देखी? देखा ना? अखंड आनंद को देखो, क्या भावनाओं का, अपने बेटे के लिए जितना प्यार है, ललित को समझ रहा है कि बेवकूफ आदमी है, उसके सामने हत्या हो रही है। क्या मैनेजमेंट है इमोशन का। कहता ना सीएम से कि अपने बेटे की कोई बलि चढ़ाता है। जिस दिन तुम इमोशन को उस लेवल पे मैनेज करोगे ना, तुम्हें पता होगा कि देना किसको। तुम देखो ये दिल्ली में ये ज़्यादातर जो लोग भीख मांगते, कोई बच्चा लिए हुए है, कोई प्रेग्नेंट है, सड़क पे आ गया है। इसलिए जब तुम अर्बन शहरों में बहुत दिन रह लेते हो तो तुम्हारी काफ़ी भावना मर जाती है। तो मारने नहीं देना है, उस होश में रहना है। कोई आके तुम्हारी तारीफ कर रहा है, समझ लो तुमसे काम लेने वाला है। माँ बाप कहाँ करते हैं तारीफ? 80 किलो वेट हो गया मेरा, तब भी मेरी माँ करी थी बहुत दुबले हो गए। अरे मैंने कहा यार, भावना का मैनेजमेंट करना है, ना तो उसका दमन करना है। और नमस्ते सर। सर मैं भी मेरा नाम कोमल है और मैं भी गोंडा से हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैं बिल्कुल बिल्कुल। गोंडा वाले ताली बजाओ एक बार। थैंक यू। मुझे आपसे ये प्रश्न करना था कि मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ और मैंने भी रवि कुमार सिहाग हो गए, इन सबके इंटरव्यू सबके देखे हैं। बट मुझे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि मतलब हिंदी मीडियम से जैसे न्यूज़पेपर पढ़ो तो उसमें इतना टाइम टेकिंग होता है तो कुछ समझ नहीं आता है। और फिर मतलब ये जो एक जीके जीएस का पोर्शन है, ये चीज़ हम लोग कैसे करें? और हिंदी मीडियम के लिए मतलब आप कुछ बताइए। और मुझे आपसे ऑफलाइन क्लासेस भी लेनी थी, इसलिए मैं बहुत मतलब कोशिश करी आपसे बात करने की। कैसे? जी। जब तुम लोग हिंदी मीडियम की कमियां गिनाते हो ना, तो तुम एक आदमी को डिमीन कर रहे हो, तो उसकी बुराई कर रहे हो, तो और उस आदमी का नाम है कुमार विश्वास। हिंदी मीडियम का आदमी बादशाह है इस देश का। कहीं भी खड़ा हो जाएगा, बोलेगा कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है। एक्सप्रेशन, क्वालिटी। हिंदी मीडियम बुरा मीडियम नहीं है। तुम देखो इस साल कितने लोगों ने हिंदी मीडियम से निकाला है। लेकिन हाँ, हिंदी मीडियम में क्या है कि जो
पढ़ाई का अप्रोच है स्कूलिंग के लेवल पे, उस अप्रोच में ही थोड़ी सी कमी है। सीबीएसई का जो अप्रोच है वो दूसरा अप्रोच की पढ़ाई है। जैसे सीबीएसई की बुक्स अगर तुम उठा के देखो कितना बढ़िया वो पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके नीचे क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मेरी बेटी पढ़ रही थी फंडामेंटल राइट्स, तो न्यूज़पेपर की कटिंग चिपका रखी है बुक्स में, फिर उसमें उन्होंने लिखा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन प्रमोटिंग फंडामेंटल राइट्स। मतलब क्वेश्चन करके फिर लड़के को सोचने पे मजबूर करते हैं। मैंने यूपी बोर्ड की किताब में ये नहीं देखा। यूपी सीबीएसई बोर्ड की जो किताबें हैं वो किताबों में क्वेश्चंस हैं, यानी वो बच्चे को सोचने पे खुद मजबूर करते हैं कि तुम सोचो फिर पढ़ो। तो हिंदी मीडियम ऐसा नहीं है बुरा मीडियम है, बहुत अच्छा मीडियम है हिंदी मीडियम, बशर्ते उसमें क्या है कि वही फिर मेन बात वही राइट अप्रोच की बात है ना। तो कोई बात नहीं, तुम मिल लेना मुझसे सेशन के बाद से। चलिए भाई सुनिए, ऐसे बहुत लंबा चलेगा, हम लोग अभी अब अगले सेशन में भी चलना है। सुन लो मेरी बात। एक सवाल ले लेते हैं, एक सवाल। प्रणाम सर, मैं सिद्धांत प्रकाश दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। हाँ सिद्धांत, यस सर, मेरा सवाल ये है कि आजकल हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रल अप्रोच की कमी दिखती है लोगों में, तटस्थ भाव नहीं है, तो उस कॉन्शियसनेस को जगाने के लिए, चेतना को जगाने के लिए आपका क्या राय है? नहीं, तटस्थ भाव नहीं होना चाहिए। महासमर में जो तटस्थ है वो तो मारा जाएगा। प्रैग्मेटिक भाव होना चाहिए, व्यवहारिक। तटस्थ भाव नहीं होना चाहिए, व्यवहारिक भाव। ये तुम गवर्नमेंट, तुम डीएम बन गए, तटस्थ थोड़ी हो सकते हो, तुम्हें एक डिसीजन तो लेना ही है ना। वो भाव, वो जो डिसीजन है वो व्यवहारिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल, यूजफुल, है ना। तो उसके लिए तुम पढ़ोगे, पर्सपेक्टिव्स देखोगे। जैसे मैं देखता हूँ अभी, जैसे सिद्धांत भाई ने कहा कि आप मुगलों की बड़ी तारीफ करते हैं, तो एक इतना बड़ा पीरियड चला, 500 साल का पीरियड चला, और उसमें उन्होंने शासन किया अपना देश समझ के। अमीर खुसरो लिखता है कि मदरलैंड है मेरी, ये यही बगल में उनकी मज़ार है। जो पहली बार भारत को मदरलैंड मेडिवल पीरियड में कोई कह रहा है वो है अमीर खुसरो। तो हमें तटस्थता डेवलप नहीं करनी, हमें व्यवहारिकता डेवलप करनी। जैसे अशोक है, अब चाणक्य कहता है एब्सोल्यूट डेस्पोटिज्म, राजा को एब्सोल्यूट डेस्पॉट होना चाहिए। अशोक कहता नहीं, पैटर्नल डेस्पोटिज्म, डिस्पॉट होना चाहिए पिता की तरह। तो व्यवहारिकता का विकास करना है, तटस्थता का नहीं। भाई सुनो, रुक जाओ भाई, थोड़ा सा ऐसा है, हम लोगों को और भी सेशन करने हैं। मेरा सुन लो पहले सुनो, ऐसा है ना, मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है। बहुत सारे सवाल होंगे, सवाल कभी खत्म नहीं होंगे, हमको भी पता है, और मुझे भी ऐसे बीच में रोकना अच्छा नहीं लगता है, और इसलिए सुन लो। आप लोग आगे बैठ के सबसे सुन रहे हो तो पीछे वालों का भला किया जाए कि पीछे वालों को सवाल लिए जाए, ऐसे हम लोग मैनेज करते हैं। अब सुनो, ऐसा है, आवाज हो जाए सर, क्विज खिलाएंगे आप लोग को, ठीक है? कौन कौन खेलेगा? बढ़िया। अच्छा, आवाज हो जाए सर, आप सवाल पूछिएगा, जवाब अपने तक रखिएगा, हाथ उठेगा, हम लोग जिसके पास जवाब होगा वैसे 2-4 नामों के पास हम लोग माइक भेजेंगे और उनके जवाब सुन के आप उनको सही जवाब बता दीजिएगा। चलिए, हमारी क्विज की टीम रेडी है? भाई साहब, तुम लोग रेडी हो? चलिए सर, प्लीज स्टार्ट। बादशाह और सुल्तान में क्या फर्क होता है? इनको माइक दो, इनको। हमारा वीडियो देखे हो तो मत बोलना। और माइक वापस भी कर दिया उसने। कोई बात नहीं, इनको दीजिए। ईमानदारी को इनको एक गिफ्ट दे दीजिए पहले। गुरु, इनको ईमानदारी का एक इनाम दो पहले। इन्होंने माइक वापस भी कर दिया। हाँ, इनको दीजिए। नमस्कार सर, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैं गेस करना चाहता हूँ अगर आपकी परमिशन हो तो। सुल्तान सर, जहाँ तक इल्तुतमिश ने पहले लिया था, कैलिफ को लेटर भेज के कैलिफ वहाँ का उनको ये जब स्लेवरी से रिलीज़ कर देता था तब वो सुल्तान का टाइटल लेते थे, और बादशाह टाइटल मतलब एम्परर के रूप में बाबर ने लिया था शायद। ये सही जवाब है दोस्त? नमस्ते सर। जवाब सही है ये? जवाब थोड़ा सा मैं और ऐड करूंगा इसमें। हाँ, ऐड करो। तो सुल्तान के लिए 2-3 चीज़ें ज़रूरी है। पहला, उसे जो खलीफा होते हैं उनसे एक पत्र लेना पड़ता है सुल्तान के लिए। दूसरा, उन्हें मस्जिद में नमाज पढ़वानी पड़ती है जितने भी पहले के सुल्तान हैं उनके नाम से। तीसरा, उन्हें सिक्के चलवाने पड़ते हैं अपने नाम के। और एक मिस कर रहा हूँ सर मैं, इसके अलावा सर बादशाह जैसे बुलाया, उसको पहले हम बादशाह के नाम से जानते हैं और फिर वो बादशाह बोल लेते हैं, मतलब अकबर के टाइम से शुरू हो गया था। हाँ, चलिए
क्या है सर, सही जवाब बता दीजिए। सुल्तान का मतलब होता है डेप्यूटी, प्रतिनियुक्त, और बादशाह का मतलब या बादशाह का मतलब होता है सोवरेन, संप्रभु, उसके ऊपर कोई नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने, कितना छोटा सा सवाल मैंने किया, तुम इतने बड़े बड़े जगह पे आ गए हो, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अब एक बात याद रखना, अब किताबों में अंडरलाइन मत करना, जो चीज तुम्हें समझ में ना आए वहां क्वेश्चन मार्क लगाना। सर इनमें से कोई भी सही जवाब दिया कि नहीं, दोनों जने में से? नहीं, थोड़ा सा इसने कोशिश की। पकड़ाओ भाई दोनों जने को, उसने नंबर भी एक्सटेंड किया। दो इनको, आय गजब। हाँ उनको भी दीजिए। हाँ आते हैं। हाँ। सर आप ऐसा सवाल पूछेगा ना थोड़ा सा कि इसमें एक्सप्लेन करना ना पड़े इनको, ठीक, प्रीलिम्स टाइप का। भारत का मतलब क्या होता है? एक से आते हैं। रुक जाओ। कितने लोग को पता है यहाँ पे भारत का मतलब? एक मिनट सर, इनको सर ठीक। नमस्कार सर, मैं गोंडा जिले से हूँ। अरे वाह। मेरा नाम यश मिश्रा है सर। दरअसल भारत का वर्णन करना तो इतना आसान नहीं है। मतलब भारत का मतलब हिंदुस्तान। हाँ आप बताइए। मतलब संस्कृति। सर हो गया सर। हाँ एक सेकंड शांत रहिए, आप बताइए सर। मान लिया भैया, मान लिया। हाँ आप बताओ। यूनिट इन डाइवर्सिटी। नहीं, इन्होंने सही आंसर दिया। इधर सही जवाब आया है गुरु। सबसे ये इधर सफेद शर्ट वाले भैया को दीजिए नाम। भारत का मतलब ज्ञान, भारत का मतलब प्रकाश की भूमि, यह है भारत का मतलब। भारत का मतलब ज्ञान। सर अगला सवाल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या फर्क है? हाँ बताइए खड़े। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या फर्क है? हाँ आप बताइए सर, पहले आप बताइए। पहले आप माइक दीजिए उनको भाई। ये लीजिए, इस पे बोलिए। सबसे पहले मैं ओझा सर को सत प्रणाम करूंगा। मेरा नाम अभिषेक यादव, मैं आजमगढ़ से आया, उत्तर प्रदेश से। सर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो जो उनके आवर्त होते हैं उनके सर थोड़ा सा मैं वर्ड एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जो मॉडर्न जो सर कोई बात नहीं, तुमसे बाद में पूछेंगे, इनसे पूछो भाई। इनको मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है सर, इनको दीजिए भाई, इनको माइक दीजिए। हेलो सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर को काउंट किया जाता है एंड उसमें एटॉमिक मास को। क्या बात, बहुत अच्छा इनको गिफ्ट दिया जाएगा, बहुत बढ़िया। यही जवाब तुम्हारा भी है, सही जवाब दिए हैं। इनको भी दो एक। तुम बाद में खड़े हुए, तुमको देख लिए थे हम। हाँ सर अगला सवाल। किस गवर्नर जनरल ने भारत में आधुनिक पुलिस सेवा की शुरुआत की? ठीक। लॉर्ड कॉलिंस सही है। जितने लोग लॉर्ड कॉलिंस लिए अपना तकिया पकड़ लो। चलिए अवध ओझा जी के लिए जोरदार तालियां। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप ललन टॉप अड्डे पे आए। ये अव्यवस्था ना किसी आपके ना काम की है ना हमारे काम की, इसलिए बैठ जाइए सभी लोग। इससे कुछ भी हल नहीं होने वाला है। वहां पे भगदड़ मचाने से, फसाद करने से, सामने खड़े हो जाने से। नहीं प्लीज बैठ जाइए, प्लीज सारे लोग बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। प्रोग्राम आप लोग का ही है ना, आप लोग के लिए ही हम लोग कर रहे हैं ना, तो इसको बनाए रखना भी आखिर तक आप लोग की भी जिम्मेदारी है।
जिन लोगों के क्वेश्चन के जवाब नहीं दिए सुन लीजिए, वो मेरा टेलीग्राम चैनल है अवध ओझा ऑफिशियल, उस पर वो आ जाएं, वहाँ मुझे क्वेश्चन डाल दें, और या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लें, वो उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। कॉल करने से कोई फ़ायदा नहीं, वो कभी उठता नहीं है। 9625 402848। क्या है, क्या? तो मुझे मैसेज करो, मैं मैसेज कर दो। देखिए, आप लोगों के लिए एक व्यवस्था कर दी गई कि अवध जी ने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया, आप वहां से जुड़ सकते हैं, वहां पे भी बहुत सारे सवाल ले सकते हैं। प्लीज इसका सभी लोग, आप लोग इसका बनाइए। अवध ओझा के लिए फिर से एक बार सभी लोग जोरदार ताली। स्टैंड अप के लिए होगा। अरे स्टैंड अप किसे किसे पसंद है? तो कहां जा रहे हो भाई?